नमस्कार। हमने SYBA प्रश्न पत्र क्रमांक 6 हिंदी कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य की कथा वस्तु की चर्चा हम कर रहे हैं। और इस खंड काव्य की कथा वस्तु की चर्चा करते समय या करते करते हम यहाँ तक आए थे कि सीता के सामने अग्नि परीक्षा, इन्हें उसकी पावनता को, पवित्रता को साबित करने के लिए ये अग्नि परीक्षा देने का प्रस्ताव रखा जाता है। और सीता इस अग्नि परीक्षा से दुखी है। उसे उसके चरित्र पर राम ने जो संदेह किया है उस कारण वह दुखी होती है, लेकिन अपने मन की आंतरिक दृढ़ता, आत्मविश्वास के बल पर वह अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होती है, क्योंकि सीता निष्कलुष है, पतिव्रता नारी है। और इसीलिए लक्ष्मण ने जिस चिता का आयोजन भरी सभा में किया था उसमें वह प्रवेश करती है और उससे बाहर निकलती है। वह कहती है, लक्ष्मण ने भरी सभा में आयोजन किया चिता का, निर्भीक प्रविष्ट हुई मैं, पूजन कर अग्नि पिता का। तो अग्नि में प्रवेश करके वहां से बाहर आना, इन्हें उसकी पवित्रता को सिद्ध करता है। इन्हें सीता ने इस प्रकार की परीक्षा राम लेंगे इसकी आशा भी नहीं की थी, और वह लंका विजय और अब स्वयं की मुक्ति के खुशी में इसे भूल गई थी। लेकिन राम ने उसके सामने अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा और उस कारण सीता के मन में राम के असाधारण व्यक्तित्व, राम की महानता के प्रति संशय की भावना निर्माण होती है। सीता राम के असाधारण व्यक्तित्व और महानता पर प्रश्न उठाते हुए कहती है कि संशय के उस एक क्षण में तुम साधारण बन बैठे, सारी महानता त्यागी जब परित्याग बैठी। इन्हें सीता राम को महान समझती थी, सबसे असाधारण व्यक्तित्व समझती थी, लेकिन संदेह करके राम भी एक साधारण मनुष्य के दायरे में आ जाते हैं। दूसरी ओर सीता राम के बारे में भी सोचती है। जिस तरह परकाया प्रवेश किया जाता है उस तरह राम के अनुसार भी वह सोचती है कि एक आदर्श राजा होने के नाते कोई भी आदर्श राजा मर्यादा भंग होते हुए नहीं देखता। मर्यादा का पालन होना चाहिए, वही आदर्श राजा का कर्तव्य होता है। आदर्श राजा के कुछ नियम होते हैं राज्य चलाने के लिए, और वो सभी के लिए होते हैं। प्रजा के मन में निर्माण होने वाला छोटा सा भी संदेह, उस संदेह को दूर करना, उसका समाधान करना एक आदर्श राजा का कर्तव्य होता है। और इसीलिए राम का हर निर्णय लोक निर्णय हो जाता है। लेकिन इस लोक निर्णय के बारे में सीता मन ही मन, उसका आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। वह लोक निर्णय के बारे में मन ही मन सोचती है कि एक लोक राजा लोक निर्णय के सुरक्षित कवच में अपनी इच्छा, आकांक्षाएं, अपनी रुचि अरुचि, अपने विचार, अपनी कमजोरियां तो प्रकट नहीं करता होगा। इस प्रकार का संदेह उसके मन में पैदा होता है। इन्हें उसे ऐसा लगता है कि राम ने लोक निर्णय के आड़ में अपने मन में जो छिपा संदेह था उस संदेह को ही व्यक्त किया है, और इसीलिए उन्होंने मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की है। और सीता कहती है अपने मन ही मन में, लोकापवाद का भय था या नीच की वह कमजोरी जो विकट परीक्षा ले ली उस मिलन की घड़ी में। और इस प्रकार शायद सीता सोचती है कि राम ने
अपने मन की कमजोरी व्यक्त की है और मेरे सामने अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा। सीता हंसते हंसते ये अग्नि परीक्षा देती है और उसमें वह पवित्र होने के कारण वह सही सलामत अग्नि परीक्षा से बाहर आती है। अग्नि परीक्षा देने के बाद राम सीता को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद एक कुशल राजा की तरह अपना राज कारोबार चलाने लगते हैं। अतः राज कारोबार चलाने लगे हैं, लेकिन प्रजा में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम धोबी कहते हैं। वो धोबी सीता के चरित्र पर फिर से संदेह करता है। उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था ऐसा कहा जाता है, और झगड़ा होकर वह पति अपने मायके चली गई थी और वापस उसको उसके परिवार वाले पति के सामने छोड़ने के लिए आते हैं। तब वो धोबी कहता है कि मैं कोई राम नहीं जो पराए घर में रहकर आई हुई औरत को फिर से घर में रखूं। चलो, ये खबर राम के पास पहुंचती है और फिर राम प्रजा के संदेह का समाधान करने हेतु, यानी प्रजा ने उसके चरित्र पर संदेह किया है और उसके हेतु वह फिर से सीता का निर्वासन, सीता को त्यागने का निर्णय जाहिर करता है। सीता को त्यागने का निर्णय लोक निर्णय होता है। सीता निर्वासन का विरोध प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर नहीं करती, लेकिन उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होती है। निर्वासन की घोषणा होते ही उसका पति उसके साथ नहीं है, क्योंकि वह राजा है और राजा होने के नाते वह सीता का साथ नहीं देता। कोई परिवार का व्यक्ति, अन्य सदस्य भी सीता का साथ नहीं देता। प्रजा भी उसके साथ नहीं है। कोई उसके समर्थन में बोलने के लिए तैयार नहीं है। अतः वो चुपके से इस निर्णय को स्वीकार ही करती है। स्वयं राम आदर्शवादी है, शूरवीर है, प्रजा के हितैषी राजा है और इसीलिए उनकी महानता, उनकी उदात्तता पर कोई भी प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकता। लोक आदर्श उनके साथ है, लोकादर्श राजा के साथ है। लोक निर्णय का सदा ही राम ने सत्कार किया है, ये उनकी विशेषता हो चुकी है। अतः राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और ऐसी परिस्थिति में सीता के साथ कोई भी उसके समर्थन में बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल असहाय तर्कों के अलावा सीता के पास कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। सीता अपनी असहायता हो कहिए, लेकिन अपने असहाय तर्क व्यक्त करती है, मन ही मन व्यक्त करती है। उसके मन में संघर्ष चल रहा है कि वह पहला तर्क देती है कि उसने एक बार अग्नि परीक्षा दे दी है और अग्नि परीक्षा देकर निष्कलंक साबित हो चुकी है, तो फिर ये दूसरी बार अग्नि परीक्षा क्यों? दूसरा तर्क ये देती है कि वह इस समय अब उसका निर्वासन किया है, निष्कासित किया गया है उसको, तो वह कहती है कि इस समय वह गर्भवती है, रघुकुल का उत्तराधिकारी उसके पेट में है, उसके गर्भ में रघुकुल का उत्तराधिकारी पल रहा है। अतः इसलिए उसके निर्वासन पर पुनर्विचार होना चाहिए। और तीसरा तर्क ये देती है कि अगर राजा का मुख्य कर्तव्य यह है कि प्रजा का रक्षण करना, प्रजा का हित करना, अगर ये राजा का मुख्य कर्तव्य है तो मैं भी एक उनकी प्रजा हूं, मेरे हितों की रक्षा करना भी उनका एक धर्म है। तो इस प्रकार वे तर्क देती है, लेकिन ये तर्क असहाय तर्क साबित होते हैं और सीता के निर्वासन का लोक निर्णय हो जाता है। लक्ष्मण रोती हुई सीता को लेकर तमसा नदी के किनारे तक छोड़ आते हैं।
इस दुख की घड़ी में सीता के मन में आत्मघात करने का विचार भी आता है, लेकिन उसके पेट में पल रहा गर्भ, उसके कारण उत्पन्न हुआ मातृत्व उसे ऐसा करने नहीं देता और वह आत्मघात से बच जाती है। इस समय ऋषि वाल्मीकि उसकी सहायता करते हैं और वाल्मीकि के आश्रम में वह अपने 2 जुड़वा बेटों को जन्म देती है। उनकी सेवा शुश्रूषा करना ही उसकी अपनी नीति समझकर एक साधारण स्त्री की तरह वह यहाँ जीवन बिताने लगती है। वाल्मीकि उसके दोनों बच्चों को यानी लव और कुश को सारी विद्या, सारी अस्त्र शस्त्र चलाना और रामायण का गान करने के लिए पारंगत करते हैं। और ऐसे में राजा राम की ओर से अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वाल्मीकि को निमंत्रण आता है। वाल्मीकि सीता के इन 2 बच्चों को लेकर, लव कुश को लेकर अयोध्या में उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं। पहले शत्रुघ्न के माध्यम से और बाद में वाल्मीकि के माध्यम से राम को इस बात का ये बात समझ में आती है। राम को इस बात की खबर होती है कि वाल्मीकि के साथ आए हुए 2 जो लड़के हैं वह उनके अपने बेटे हैं। सीता वाल्मीकि के आश्रम में है, इस प्रकार की बातें राम को मालूम होती है। राम अपने गुरुजनों का, अपने अन्य ऋषि मुनियों से सलाह मशवरा करके सीता को फिर से अपनाने का निर्णय व्यक्त करते हैं और ये निर्णय वाल्मीकि को बताया जाता है। लेकिन ये निर्णय बताने के साथ साथ एक शर्त भी रखी जाती है कि सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता को फिर एक बार अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने की शर्त रखी जाती है। वाल्मीकि राम के निर्णय के पक्ष में, क्योंकि उस युग की उस प्रकार की विशेषता थी, तो वाल्मीकि राम के निर्णय के पक्ष में है और वे आश्रम में वापस आकर सीता को राम का निर्णय बता देते हैं। और ये भी कहते हैं कि स्वयं वे अग्नि परीक्षा देने के लिए वहां तक उसको लेकर चले जाएंगे। लेकिन सीता के मन में पुनः एक बार सार्वजनिक अग्नि परीक्षा देने की शर्त जो दोहराई गई है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। सीता इसके लिए तैयार नहीं है, वाल्मीकि तैयार है। वाल्मीकि चाहते हैं कि सीता का जो खोया हुआ अधिकार है वो फिर से उसे मिल जाए, लेकिन सीता इसके लिए तैयार नहीं है। सीता के मन में राम के इस लोक निर्णय के बारे में शंका उपस्थित होती है और निर्वासन के कारण वह और भी अधिक गहरी हो जाती है। अब उन्हें लगने लगा है कि राम खुद सीता के चरित्र के बारे में संदेह व्यक्त करे। उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि राम ही लोक निर्णय के आड़ में उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। अतः सीता इस प्रकार का फैसला करती है कि वह वाल्मीकि के आश्रम में ही रहने का फैसला करती है, क्योंकि वह और अधिक लांछन बर्दाश्त नहीं करना चाहती। फिर से एक बार अग्नि परीक्षा देना ये सीता के लिए कतई संभव बात नहीं है। ये उसके अपमान की चरम सीमा थी, और ऐसे वक्त वो सोचती है कि क्या पुरुष सदा मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं क्या? उनके लिए यानी पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता, अपनी पावनता, अपने चरित्र को प्रमाणित करने के लिए कोई कसौटी नहीं है क्या? उनके लिए क्यों नहीं?
अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई कसौटी होनी चाहिए, तो वह क्यों नहीं? इस प्रकार की का संदेह उसके मन में, इस प्रकार का सवाल वो मन ही मन व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। लेकिन वाल्मीकि राम के निर्णय के पक्ष में है। वह सीता को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, मानसिक रूप से तैयार करते हैं। लेकिन एक और सीता अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके मन में कोई दूसरा ही विचार चलता रहता है। वह कहती है कि मैंने एक बार सार्वजनिक रूप से अग्नि परीक्षा दी है और अपनी पवित्रता साबित की है, तो क्यों न मैं अपना विरोध, अपना विद्रोह, अपना आत्मसम्मान, नारीत्व और पतिव्रत की रक्षा सार्वजनिक रूप से क्यों न करूं? और इसके लिए वह एक अलग ही विचार करती है, और यही सोचकर वह सार्वजनिक रूप से अग्नि परीक्षा देने के लिए जहां सभा मंडप बनाया गया था वहां तक पहुंचती है। और वहां जाने के बाद वह सार्वजनिक रूप से अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होती। अपना विरोध व्यक्त करती है और विरोध व्यक्त करके विद्रोह व्यक्त करती है और धरती माता को ये आह्वान करती है कि धरती माता तुम फट जाओ, मैं तुम में समाना चाहती हूँ। सीता ये कतई बर्दाश्त नहीं करती कि उसके चरित्र पर कोई लांछन उठाए, क्योंकि वह पतिव्रता नारी थी, और इसीलिए वह धरती को आह्वान करती है। और ऐसा कहा जाता है कि धरती में दरार आ गई और सीता उसमें समा गई। लेकिन यह एक उदात्तीकरण है, हमारे हिंदू धर्म में उदात्तीकरण करने की प्रवृत्ति है। तो ये उदात्तीकरण हो गया, सीता धरती में समा गई। असल में सीता ने यहाँ आत्महत्या ही की है। और सीता जाते जाते पुरुष प्रधान संस्कृति के सामने दो सत्य रखकर चली जाती है। वे दो सत्य इस प्रकार के हैं कि ऐसी स्थितियों में त्रासदी का, दुख की शिकार केवल स्त्री ही क्यों होती है? ऐसी स्थितियों में दुख की शिकार केवल स्त्री ही क्यों होती है? पुरुषों पर इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक मार क्यों नहीं पड़ती? उनके दिमाग पर इस प्रकार का असर क्यों नहीं होता? और दूसरी बात यह है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम पति या पिता नहीं होते क्या? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम पति या पिता नहीं होते क्या? और मर्यादा पुरुषोत्तम पिता और पति होते तो उनका ये कर्तव्य नहीं है क्या कि वह अपने पति का कर्तव्य ये नहीं क्या वो पत्नी के समर्थन में खड़े रहे? पिता अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वह अपनी बेटी के समर्थन के लिए खड़ा हो। तो सीता के बारे में ऐसा कोई नहीं हुआ। उसका पति उसके साथ नहीं रहा, प्रजा नहीं रही, परिवार वाले नहीं रहे। और वह आगे ये भी बात कहती है कि निजी जीवन को खोकर लोक कल्याण संभव है क्या? यानी व्यक्तिगत जीवन के सुख सुविधाओं को त्याग कर लोक कल्याण संभव है क्या? तो उसका उत्तर आता है नहीं। अर्थात इन दोनों स्थितियों में कोई समन्वय स्थापित किया जा सकता है क्या? तो इन दोनों में मुझे लगता है कि इनमें समन्वय होना चाहिए। और इसीलिए सीता ये कहती है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम पति पिता नहीं होते हैं? कहते हैं करते हैं हित जनपद का, अपने प्रियजन खोते हैं। यानी अपने प्रियजनों को खोकर जनता का कल्याण करना कितपत, यानी कहाँ तक उचित है? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ उपस्थित किया हुआ सीता ने दिखाया था। ये सारा उसका मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, अंतर मन में चल रहा हुआ द्वंद्व ममता कालियानी जी ने इस खंड काव्य के माध्यम से व्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। तो प्रस्तुत खंड काव्य के माध्यम से स्त्री पुरुष के संबंधों में एक नई व्याख्या, एक नया समाधान प्रस्तुत करने का काम ममता कालिया जी ने किया हुआ दिखाई देता है। यह खंड काव्य स्त्री और पुरुष के संबंधों में
एक वैज्ञानिक विचारधारा का पक्षधर बनकर सामने आता है। स्त्री और पुरुष के कर्तव्यों और उनके अधिकारों में समानता की मांग ये खंडकाव्य करता हुआ दिखाई देता है। तो ये हो गई कितने प्रश्न करूं खंडकाव्य की कथा वस्तु। आगे चलकर हम और भी इस खंडकाव्य की जो विस्तृत चर्चा है वो आगे चलकर हम करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।